नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्याक्षी क्लासेस में। मैं आकांक्षा मैम, मैं आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाऊंगी। हमारे आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। क्लास 10th की जीव विज्ञान में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो कि यूनिट वाइज चैप्टर है और इस यूनिट के अंतर्गत आपको विभिन्न खंड की जानकारी मिलेगी, जो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आइए देर ना करते हुए हम इस यूनिट का प्रारंभ करते हैं, जैव प्रक्रम। बेटा, हमारे आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की जीव विज्ञान का जो पहला यूनिट है वो है जैव प्रक्रम। मैं आज उसका श्रीगणेश करने जा रही हूँ, उसको प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो जो जैव प्रक्रम है एक ब्रॉड यूनिट है, बट आपको बोरिंग ना लगे इसके लिए मैं जैव प्रक्रम को खंडों में डिवाइड करके आपके सामने इसके वीडियो को लाऊंगी और आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे लगेंगे और आप हमारे इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए, तभी आपको यूनिट बहुत अमेजिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बेटा, जैव प्रक्रम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि जैव प्रक्रम होता क्या है, किसे कहते हैं, यानी एक पूरी ब्रॉड परिभाषा देने की अपेक्षा मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाऊंगी कि जैव प्रक्रम क्या है, फिर परिभाषा देती हूँ। जैव आपको पता है कि ये सजीव होता है, या हम कह सकते हैं कि कोई जीवित कोशिका है। फिर एक वर्ड दिया है बेटा प्रक्रम, एक वर्ड दिया है प्रक्रम। पहले हम लोग जानते हैं कि प्रक्रम क्या होता है। प्रक्रम यानी किसी कार्य को जब किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कार्य एक साथ नहीं करते हम लोग, उस कार्य को छोटे छोटे खंडों में करते हैं। मान लो हमें बहुत सारा काम करना, हम एक साथ ना करके उसको थोड़ा अभी किया, थोड़ा थोड़ी देर में किया, थोड़ा कुछ समय में किया, थोड़ा कल किया। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य करना होता है, किसी भी काम को करना होता है तो उस कार्य को एक साथ ना करके छोटे छोटे खंडों में किया जाता है। और कोई कार्य यानी काम को जो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं और फिर उन खंडों को एक क्रम में लगाना, उन खंडों को एक क्रम में लगाना क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है? प्रक्रम। और ये प्रक्रम जब किसी सजीव कोशिका में, किसी सजीव के अंदर या किसी शरीर के अंदर पूर्ण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। समझ में आया होगा कि जैव प्रक्रम को हमने डिवाइड कर दिया, दो खंडों में बांट दिया। जैव यानी कोई सजीव कोशिका, जीवित कोशिका यानी शरीर। फिर प्रक्रम, मैंने जैसे कहा कि कोई भी कार्य करना है उसको हम एक साथ ना करके उसको छोटे छोटे खंडों में करते हैं, कुछ कुछ समय के अंतराल में करते हैं। फिर उन छोटे छोटे खंडों को एक क्रम में लगाना क्या कहलाता है? प्रक्रम। और जब कोई ऐसा प्रक्रम, एक क्रमिक प्रक्रम किसी सजीव शरीर के अंदर, किसी सजीव कोशिका के अंदर, कोई जीवित कोशिका के अंदर पूर्ण होता है तो उसे कहते हैं क्या बेटा? जैव प्रक्रम। इसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब देखिए, अर्थ के साथ हम इसकी क्या बताने चाहेंगे आपको? परिभाषा क्या बना सकते हैं? परिभाषा क्या बनाते हैं कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रम है, जैव प्रक्रम वह प्रक्रम है जो शरीर के मेंटेनेंस का कार्य, शरीर के रख रखाव का कार्य करता है। यानी जैव प्रक्रम कह रहा है एक ऐसा प्रक्रम है जो कह रहा है कि शरीर के रख रखाव का, शरीर के रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करता है, तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? जैव प्रक्रम। समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम या इसे हम जैविक क्रियाएं भी कहते हैं।
और ये वो विशेष प्रक्रम, जैसा मैंने कहा था कि क्रम में लगाना, ये वो विशेष प्रक्रम एक क्रमिक रूप से शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कि बेटा उस क्रम में जुड़े हैं क्या, पाचन हो गया, जैसे कि श्वसन हो गया बेटा, श्वसन के बाद जैसे कि परिसंचरण हो गया, जैसे कि उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, चलन है और अन्य प्रक्रम। ये प्रक्रम जो आपके सामने लिखी हुई क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं किसका कार्य करती हैं, शरीर के मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, शरीर के रख रखाव का कार्य करती हैं, शरीर को अनुरक्षण प्रदान करती हैं। तो ये सारी क्रियाएं एक साथ मिलकर जैव प्रक्रम या फिर जैविक क्रियाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिस क्रम में आप जानेंगे, जैसे पाचन है, पाचन में हम ये पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, कैसे कोई पदार्थ लिया जाता है, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा कैसे वो अणुओं में टूटता है। श्वसन के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम वातावरण की गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को, कैसे वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। फिर हम पढ़ेंगे परिसंचरण में, जैसा कि इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुधिर ही वो विशेष कारक होगा जो पाचन क्रिया में पचे हुए पदार्थों को, ग्रहण की गई गैसों को शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके बाद जब हम सारी क्रियाओं को कर लेते हैं बेटा, तो शरीर में हमारे कुछ बेकार पदार्थ, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बचते हैं। वो पदार्थ तरल अवस्था में मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं किडनी के माध्यम से। वो हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, उत्सर्जन। हाँ, अगर आपको लग रहा हो बेटा कि शरीर में कुछ ठोस पदार्थ भी होते हैं, वो भी होते हैं, जिसे मल कहते हैं, जो कि पाचन क्रिया में विक्षेपण एक आएगा आपका हेडिंग, उसके अंतर्गत पढ़ोगे। जनन आप जानते होंगे, कोई सजीव अपनी वंश वृद्धि के लिए, अपनी जातियों को बढ़ाने के लिए जब अपने समान संतानों को उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। चलन, हमारा शरीर हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों का बना हुआ है, जिसमें गतिशीलता पाई जाती है, वो है चलन। लेकिन बेटा आपको जो चलन टॉपिक है अब आपको 10th में नहीं पढ़ना है। तो ये तो थी इनकी संक्षिप्त हमने शब्दों को बताया कि इसमें क्या क्या पढ़ना। बाकी मैंने अभी कहा था कि जैव प्रक्रम एक ब्रॉड यूनिट है, एक विस्तारित यूनिट है, लेकिन अगर इसके सारे चैप्टर्स को, इन सारी क्रियाओं को एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको बहुत लंबा लगेगा। इसीलिए हम सारी क्रियाओं को चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने पेश करेंगे, आपके सामने लाएंगे, तो आपको समझ में आया होगा ये। अब आते हैं इसके आगे के टॉपिक पे। आगे देखिए क्या है इसके आगे, कि जब हमारा शरीर की रखरखाव का कार्य क्रियाएं करती, तो शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं भी घटित होती। वो विशेष रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जब ये सारे क्रम हमारे शरीर में घटित होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं भी घटती हैं। उन विशेष रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय क्रियाएं। बेटा जो उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, बेटा इंग्लिश में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब क्लास 10th में आपका जो साइंस का पेपर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पूछा जाता है, तो आपको इसमें भी ध्यान देना है। उपापचय क्रियाएं यानी कि बेटा इनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं देखिए क्या, बहुत ही सरल शब्दों में समझिए कि जब किसी जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का, या फिर बेटा किसी सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है।
यानी उपापचय क्रियाएं क्या है कि जब सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है तो वो कहलाती हैं उपापचय क्रियाएं। क्या होते हैं, कैसे जानेंगे जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ या सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ? जैसे कि बेटा हम लोगों ने क्या किया, भोजन से लेते हैं, चूंकि आगे क्रम में आपको ये पढ़ना है। मान लो भोजन को हमने लिया, जटिल अवस्था में है, रोटी, सपोज रोटी ली, मुंह में रखा, जटिल अवस्था थी, चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, फिर वो निगला, निगलने के बाद वो हमारे अमाशय में गया। जब अमाशय में गया तो बहुत से पाचक एंजाइम उसको मिले, उन पाचक एंजाइमों ने उसको क्या किया, पचाया। ठीक है, मान लो यहाँ हमने क्या कहा, ये भोजन है, ये भोजन बेटा मुख गुहा में आया, मुख गुहा में क्या किया, दांतों से चबाया, दांतों से क्या किया बेटा, चबाया। ठीक है, चबाने के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा ये भोजन। फिर क्या गया, ये गया कहाँ पर, हमारे अमाशय में। कहाँ गया, अमाशय में। अब क्या हुआ बेटा, अमाशय में इसको क्या मिले, पाचक एंजाइम। क्या मिले, पाचक एंजाइम। अभी मैंने ये बताया आपको पाचन में पूरे सारे एंजाइम के बारे में, यहाँ पर आपको बताऊंगी आगे के वीडियो में। पाचक एंजाइम मिले, उन्होंने क्या किया, उस भोजन को पचाया, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर ये भोजन आगे के क्रम में गया कहाँ पर, ग्रहणी में। ग्रहणी में देखिए क्या मिला, ग्रहणी में गया तो यकृत ने कुछ तरल दिया और कुछ किसने दिया, अग्नाशय ने एंजाइम दिया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, पाचन हुआ। फिर ये कैसी अवस्था में, फिर ये घुलनशील अवस्था में। ठीक, छोटे छोटे अणुओं में टूटा। फिर ये भोज्य पदार्थ कहाँ गया, ये गया भोज्य पदार्थ छोटी आंत में। कहाँ गया, छोटी आंत में। जब बेटा ये पदार्थ जो कि जटिल था, जब कहाँ पर आया, जब ये पदार्थ कहाँ पर आया, ये पदार्थ बेटा जब आया छोटी आंत में, तो ये देखिए घुलनशील अवस्था में बहुत छोटे छोटे अणुओं में क्या हो गया, टूट गया। तो ये जब यहाँ लिया गया था तो कैसी अवस्था में, जटिल अवस्था में था। लेकिन जब विभिन्न अंगों से होकर ये गुजरा और कहाँ पर आया, छोटी आंत में, तब इसका पूर्णतः पाचन हो गया। तब ये कैसी अवस्था में बदल गया, घुलनशील अवस्था में, यानी सरल अवस्था में। तो एक जटिल पदार्थ किस में बदल रहा है, सरल पदार्थ में। ठीक है, और ये क्रिया शरीर के अंदर घटित हो रही है। इसमें ऊर्जा क्या हो रही है, इसमें ऊर्जा व्यय भी हो रही है। कौन सी क्रिया हो गई, उपापचय क्रिया। अब कह रहा है कि कोई सरल पदार्थ किस में टूटता है, जटिल पदार्थ में। तो इसमें अगर हम जाने तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि बेटा पाचन है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, श्वसन है। अब क्या आता है कि कोई सरल पदार्थ किस में टूटता है, जटिल पदार्थ में। अब सरल पदार्थ जटिल पदार्थ में कैसे टूटता है, जैसे पौधों पर लेते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लो हरे पेड़ पौधे, ठीक है, आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं इनमें क्या पाया जाता है बेटा, पर्णहरिम। पता है आपको कि इनमें पर्णहरिम होता है। बेटा ये जो पर्णहरिम है ये क्या करता है, ये पर्णहरिम सूर्य से क्या लिया, सूर्य का प्रकाश। पर्णहरिम ने क्या लिया बेटा, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिया। फिर इस पदार्थ ने क्या किया, वातावरण से, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। जड़ों से इसने किसको लिया, जड़ों से लिया बेटा इसने जल को। अब देखिए पर्णहरिम ये है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। जब इन पदार्थों को लिया तो इसने भोजन बनाया। इसने जब भोजन बनाया
तो बेटा भोजन के रूप में इसने क्या बनाया, ग्लूकोज। ठीक, अब देखिए ये सरल अणु थे, ये छोटे छोटे पदार्थ थे और ये सारे पदार्थ मिल गए एक जटिल पदार्थ यानी ग्लूकोज का निर्माण, भोजन का निर्माण किया। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ सरल पदार्थ एक किसका निर्माण कर रहा है, जटिल पदार्थ का निर्माण। तो ये क्रिया भी किसके अंतर्गत आएगी, उपापचय के अंतर्गत आएगी। बेटा ये जो भोजन बनाने की पूरी प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सरल पदार्थ किस में टूट रहा है, जटिल पदार्थ में। प्रकाश संश्लेषण यानी कि कह रहा है कि एक छोटी छोटी क्रिया मिलकर एक जटिल क्रिया का निर्माण कर रही है, एक जटिल पदार्थ बना रही है। तो जटिल पदार्थ क्या कहला रहा क्रिया को, प्रकाश संश्लेषण। तो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे जटिल से सरल बनता है और सरल से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि इन पदार्थों को तोड़े कैसे, कि कौन से पदार्थ जटिल क्रिया जो होती है वो क्या कहलाते हैं और कौन से पदार्थों में जब सरल पदार्थ से जटिल होते तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। ये तो आप इसके अंतर्गत पढ़ लिया और ये अलग अलग टॉपिक है, ये क्या क्रियाएं कहलाती हैं। तो जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये आएगा आपका उपापचय क्रियाएं। देखिए ये उपापचय क्रियाएं जिनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक बेटा क्रिया होती है अपचयी क्रिया, एक होती है अपचयी क्रियाएं और एक क्रियाएं होती हैं उपापचय क्रिया। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, उन क्रियाओं को यानी इन उपापचय क्रियाओं को यहाँ कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। एक होती है कौन कौन सी, अपचयी क्रियाएं, और एक जो होती है वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, वो क्रियाएं कहलाती हैं कौन सी, उपचयी क्रियाएं। उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं। ठीक है बेटा। अपचयी क्रियाएं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, कि जब किसी जटिल पदार्थ से किसका निर्माण हुआ बेटा, सरल पदार्थ का, तो क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयी क्रिया। क्या कहलाएगी, अपचयी। जैसा कि अभी आपको हमने बताया था, जैसे कि इसमें कौन सी क्रिया, पाचन हो गया, कौन सी क्रिया आ गई, श्वसन हो गई, कौन सी क्रिया हो गई, श्वसन की क्रिया हो गई। इधर आते हैं उपचयी क्रिया। क्या होती, उपचयी क्रिया बेटा क्या है कि कोई सरल पदार्थ किसका निर्माण करता है, किसी जटिल पदार्थ का। यानी सरल पदार्थों से किसका निर्माण जब हो, जटिल पदार्थ का, तो क्रिया क्या कहलाती, उपचयी क्रिया कहलाती। अभी आपको मैंने बताया था इसका एग्जाम्पल, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आप देख लीजिए, आपने क्या पढ़ा, जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपने पढ़ा कि कैसे उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं घटित होती। अब देखिए, हम जब सारे प्रक्रम को एक क्रम में लगाएंगे, हमारा शरीर कार्य करेगा, तो कार्य करने के लिए पोषण की भी आवश्यकता होगी। बिल्कुल होगी आवश्यकता पोषण की। तो पोषण की आवश्यकता के लिए हम हेडिंग कौन सी पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। जानते हैं पोषण क्या होता है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। बेटा पोषण पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि भोजन क्या होता है। जब आप ये जान लोगे कि भोजन क्या होता है, तब आपको पोषण की परिभाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। भोजन देखिए, भोजन एक कार्बनिक एवं कैसा पदार्थ होता है बेटा, अकार्बनिक। अगर हम सरल शब्दों में पढ़ें कि भोजन जो होता है वो एक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है।
इसमें पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे कि बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, ये यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, ये भोजन के कैसे कार्बनिक पदार्थ हैं। और ये वो पदार्थ हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भाग लेते हैं। जैसे कि आपके सामने कार्बनिक पदार्थ लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन देखिए क्या, ये जो प्रोटीन है ये व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक वृद्धि में भाग लेता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैव प्रक्रम क्या था, एक ऐसा प्रक्रम जो शरीर के रख रखाव में भाग लेता है। तो उसी में देख लीजिए आ गया भाग क्या, प्रोटीन, एक तत्व कह रहा है ये तत्व शरीर की मानसिक और शारीरिक वृद्धि में क्या करता है, भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब शरीर कार्य करेगा तो कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की। और ऊर्जा की जब आवश्यकता होगी तो आप भोजन करोगे। और बेटा जब भोजन करोगे तो भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, ऐसे तत्व होने चाहिए जो शरीर को क्या प्रदान करें, ऊर्जा। तो उसके लिए कौन कौन से भोजन में तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब आते हैं खनिज। खनिज देखिए क्या, खनिज जो होते हैं वो व्यक्ति के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाओं जैसी उपापचय क्रियाओं आदि क्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। इस क्रम में देखिए अगला क्या है बेटा, अगला होता है विटामिन्स। विटामिन्स बेटा वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं कि जिनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करती है। नाम ही है इनका विटामिन्स। विटामिन्स देखिए क्या, विटामिन्स, वीटा यानी आपको पता है कि पावर, पावर यानी कि शक्ति, एमिन्स यानी नाइट्रोजीनस पदार्थ, नाइट्रोजीनस पदार्थ। यानी विटामिन्स वो पदार्थ हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी, और ये वो एमिन्स होते हैं, ये वो नाइट्रोजीनस पदार्थ होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, किससे, रोगों से लड़ने में। अब देखिए ये हुआ। अब आते हैं किस पे, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है जल। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है, जल। क्यों? क्योंकि ये सारे पदार्थ हैं, इनको घुलनशील बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर खनिज पढ़ा था। खनिज में कुछ कार्बनिक भी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, खनिज लवण यानी कि अकार्बनिक। जैसे कि बेटा कैल्शियम है, सबको मालूम है हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और ये सारे पदार्थ किसके अंतर्गत आएंगे, खनिज लवण। जैसे कि पोटेशियम, अब शरीर की उपापचय क्रियाओं के नियमन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पोटेशियम की। आता है जैसे कि बेटा फास्फोरस। फास्फोरस शरीर में जितने भी आनुवांशिक पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाने का कार्य करते हैं। आपने सुना होगा डीएनए है, गुणसूत्र है, जीन्स हैं, आपको जेनेटिक में इसके बारे में आपको बताऊंगी। यानी वो पदार्थ होते हैं कि जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लक्षण माता पिता के, मम्मी पापा के हैं जो बच्चों में भी दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मम्मी पापा में होते हैं लेकिन बच्चों में भी वो प्रदर्शित होते हैं। वो सब किसके माध्यम से आते हैं, डीएनए के। ठीक है, और वो सब किससे मिलकर बने हैं, फास्फोरस से। यानी वो जो आनुवांशिक पदार्थ हैं वो फास्फोरस से बने। अभी तो ये अलग चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, जेनेटिक में आपको पूरी इसकी डिटेल दूंगी। तो ये सारे क्या है, खनिज लवण। अब देखते हैं क्या कि कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर, और क्या दिख रहे हैं बेटा आपको, अकार्बनिक पदार्थ। ये सारे पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, भोजन को। ठीक है, अब देखिए ये जो भोजन है इसका जब मैंने कहा भी पाचन हो गया, तो ये किसके माध्यम से,
घुलनशील अवस्था में किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम से। कहाँ पर पहुंचा? शरीर में। जब ये शरीर में पहुंच गया और शरीर को ऊर्जा देने लगा और शक्ति देने लगा, तो ये क्रिया अब क्या कहलाएगी? पोषण। समझ में आ गया होगा कि भोजन था, उसमें ये सारे पदार्थ थे, जब इनका पाचन हो गया, ये घुलनशील अवस्था में बदल गए, तो जो ये रुधिर है इनको घुलित अवस्था में शरीर में पहुंचाने का कार्य शरीर में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में जब इन पदार्थों को ले गया घुलनशील में, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। आपको पोषण समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा, आगे देखते हैं। अब देखिए, पोषण ने पढ़ लिया क्या होता है पोषण, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि पोषण होता कितने प्रकार का। शरीर में भोज्य पदार्थ पहुंच गए, शरीर की कोशिकाओं को मिल गए। हमने कहा ना कोशिका तक पहुंचते, जैसा कि आपने वो सुना होगा कि भाई खाना तो बहुत खाते हैं, हमारे शरीर में तो नहीं लगता है। कुछ लोग ज़्यादा हेल्दी दिखते, कहते हैं खाना बहुत खाता होगा। ऐसा नहीं, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलने चाहिए। हमारे शरीर के मोटे और पतले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, शरीर में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो सारी क्षमता जब मिलेगी जब पोषक तत्व रुधिर के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेंगे। समझ में आ गया कि पोषण का मतलब मोटा होना नहीं है, शरीर की कोशिकाओं को सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो क्रिया कहलाती है पोषण। अब देखिए, जानते कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो बेटा, अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है बेटा परपोषण। स्वपोषण यानी इसको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। परपोषण कहलाता है बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी पोषण 2 प्रकार का है, आपके सामने देख लीजिए, स्वपोषण और परपोषण। अब देखिए, अब ये हम जानते हैं कि स्वपोषण कितने क्या होता है। नाम से पता, स्व यानी एक वर्ड लिखा है यहां अभी मैंने एक वर्ड लिखा है, ऑटोट्रॉपिक। एक वर्ड लिखा क्या बेटा? ऑटोट्रॉपिक। देखिए क्या है ऑटो मीन्स होता है स्वयं बेटा। ट्रॉपिक मीन्स होता है पोषण, स्वयं पोषण यानी स्वयं पोषण में का मतलब क्या है कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो सजीव स्वपोषी कहलाते हैं, और उनके भोजन बनाने की इस क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। समझ आया बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो जीव स्वपोषी कहलाते हैं। भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है। अब स्वपोषण कितने प्रकार का होता है? तो बेटा, स्वपोषण जो यहाँ पर है ये 2 प्रकार का होता है। अगर हम स्वपोषण को डिवाइड करें तो यहाँ स्वपोषण 2 प्रकार का होता है। देखते हैं स्वपोषण 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक देख लीजिए, एक स्वपोषण होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण,
और बेटा एक होता है रसायन संश्लेषी पोषण, एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और एक होता है बेटा रसायन संश्लेषी पोषण। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते किसे हैं। तो देखिएगा, अभी मैंने कुछ आपको उपापचय क्रियाओं में बताया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि वे सजीव जो अपना भोजन, मैंने कहा स्वयं बना लेते हैं। स्वयं कौन बना लेता है? स्वयं बनाने के लिए पौधों में क्या होना चाहिए? पर्णहरिम। तो उसके लिए देखिए कौन कौन से ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं। वो आएंगे आपके प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, जैसे कि बेटा कुछ जीवाणु, जैसे कि प्रोटोजोआ एक है, यूग्लिना। ये मैंने पहले एग्जाम्पल बता दिए। ये वो सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या पाया जाता है? इनमें बेटा हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं। इन हरे रंग के वर्णक को पर्णहरिम कहा जाता है। हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं जिनको पर्णहरिम कहते हैं। और इन पर्णहरिम की उपस्थिति में ये सजीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। और इनकी इस भोजन बनाने के प्रक्रम को, भोजन बनाने की इस क्रिया को बेटा कहा जाता है क्या? प्रकाश संश्लेषी पोषण। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर क्रम क्या है? अब यहाँ पर हमारा क्या है बेटा? रसायन संश्लेषी पोषण क्या होता है? तो कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कुछ अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो सजीव कहलाते हैं रसायन संश्लेषी। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु हैं, जैसे कि यहाँ कुछ जीवाणु हैं। जीवाणु जैसे कौन से? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये बेटा दो बैक्टीरिया हैं। अब ये देखिए क्या करते हैं, जब कोई सजीव मूत्र के रूप में यूरिया का त्याग करता है, अब मान लो उसने यूरिया त्यागा, तो ये उस स्थान पर मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। यूरिया प्लस यूरिया के साथ कुछ उसमें क्या होता है? अमोनिया। तो ये जो जीवाणु होते हैं उस प्लेस पर, उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां सजीव मूत्र का त्याग करते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, उसमें उपस्थित अमोनिया या यूरिया को आयन में यानी किसमें? अमोनियम आयन में। किसमें बेटा? अमोनियम आयन में बदल देते हैं। अब इस भोजन को क्या किया इन्होंने यूरिया और अमोनिया को नहीं ग्रहण किया, इन पदार्थों को, इसमें तो ये कार्बनिक पदार्थ है यूरिया, ठीक है, इस पदार्थ को किस में बदल दिया? अमोनियम आयन में। और अमोनियम आयन में ग्रहण करके बदलकर इन्होंने इसको क्या किया? भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। तो हमने क्या कहा कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उनसे अपना भोजन आयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रसायन संश्लेषी जीव। और उनकी इस प्रकार की क्रिया को कि कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके आयन के रूप में उनसे भोजन लेना, कौन सा पोषण कहलाता है बेटा? रसायन संश्लेषी पोषण कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको स्वपोषण क्या है, स्वपोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो स्वपोषण दो प्रकार का, प्रकाश संश्लेषी पोषण और रसायन संश्लेषी पोषण। आप देखिए बेटा,
आगे जानते हैं किसके बारे में। आगे जो आपका है वो है परपोषण। आगे आपका जो है वो परपोषण। परपोषण अभी देखिए नाम से पर मतलब दूसरे पर आश्रित, कि वे सजीव कह रहा सजीव जो बेटा किसके लिए, भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे सजीव पर क्या रहते हैं, आश्रित। तो वो जो सजीव हैं, ऐसे सजीवों को क्या कहा जाता है, परपोषी। क्या कहते हैं, परपोषी। और उनकी इस क्रिया को क्या कहा जाता है, परपोषण। समझ में आ गया होगा आपको कि वे सजीव जो भोजन के लिए, जो अपने शरीर को पोषण देने के लिए किसी दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं, ऐसे सभी सजीवों को क्या कहते हैं बेटा, परपोषी कहते हैं। और उनके भोजन बनाने की ये जो क्रिया, भोजन के लिए आश्रित रहने की जो ये क्रिया है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। अब बेटे देखिए, अब हम ये जानते हैं कि परपोषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर परपोषण के प्रकारों में, तो बेटा जो परपोषण होता है, इसके प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं परजीवी पोषण पर। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर बेटा यहाँ पर अगला जो आता है वो आता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पोषण, यानी इसको कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अगला बेटे आता है प्राणी संभोजी पोषण, जिसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और एक आपके सिलेबस में बेटे ये 3 पोषण है, पर पोषण के ये 3 प्रकार हैं, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संभोजी। एक जो आप एक्स्ट्रा में आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको बताएंगे किसके बारे में, सहजीवी पोषण के। वो हम आपको बताएंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आपके जो सिलेबस के मेन पोषण है, मेन टॉपिक है, वो है 3। कौन कौन से, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। सबसे पहला आपके सामने क्या लिखा है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण देखिए क्या होता है कि बेटा वे सजीव जो अपने से बड़े सजीव के ऊपर आश्रित रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करें, लेकिन उसको नष्ट ना करें, बिना उसको मारे हुए। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या, एक पक्ष को लाभ और एक पक्ष को क्या होती हानि। समझ में आया कि वे सजीव जो अपने भोजन के लिए अपने से बड़े सजीव पर आश्रित रहते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं बिना उस सजीव को नष्ट किए हुए। इस क्रिया में एक पक्ष को लाभ और एक पक्ष को हानि होती है। कैसे, मानो यहां एक होस्ट है, पोषक है, ठीक, और एक क्या है बेटे, पोषी। एक क्या है, पोषी। मान लो हम हैं, आप सब लोग हैं, हम लोग क्या हो गए, पोषक। अब हम लोगों पर जो आश्रित है वो क्या है, पोषी। जैसे मान लो हमारे शरीर में मच्छर सबसे ज़्यादा, सब लोग जानते हैं। अब वो क्या हुआ, वो हमारे पर आश्रित है, हमसे अपना भोजन ले रहा, रुधिर का चूषण कर रहा, रुधिर को अवशोषित कर रहा है, शरीर से चूस रहा है, निकाल रहा है। अब इस क्रिया में क्या हुआ, हमने कहा ना एक पक्ष को लाभ हो रहा है, यानी मच्छर को लाभ हो रहा। क्यों, क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है। एक पक्ष को हानि हो रही, यानी मनुष्य को हानि हो रही।
क्यों? कि इसके शरीर से ब्लड जा रहा है बिना उसको नष्ट किए हुए। यानी ये नहीं कि उससे ब्लड ले लियो मनुष्य नष्ट हो गया, मर गया तुरंत, ऐसा नहीं। धीरे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मान लो सिर में जुए हो जाते हैं, अब ये क्या, ये भी रुधिर का अवशोषण करते हैं। इनको तो लाभ हो रहा, भोजन मिल रहा, बदले में मनुष्य को क्या हो रही, हानि हो रही। हानि का मतलब जैसे कि उसके शरीर में इचिंग, ठीक है, और कहते हैं नींद ना आना, अनिद्रा रोग, ऐसे रोगों की क्या हो रही है उसके शरीर में, यानी संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब इसमें हानि किसको है, मनुष्य को, एक पक्ष को हानि हो रही, लाभ किसको है, जीव को। तो वही हम यहाँ बताना जा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो क्रिया है जिसमें कोई जीव किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है बिना उसको नष्ट किए हुए। एक पक्ष को लाभ इसमें होता है और दूसरे पक्ष को हानि होती है। जो बेटा निर्भर रहता है उसे परजीवी कहते हैं, और उसके निर्भर रहने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, परजीवी पोषण कहा जाता है। जो परजीवी पोषण है बेटा, इसको भी हम आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। इसको दो भागों में बांट लिया। दो भाग कौन कौन से, एक देखिए, एक जंतुओं में परजीवी पोषण और एक किसमें, पौधों में। ठीक, जंतुओं में देखिए दो भागों में इसको बांट दिया। जंतुओं में परजीवी पोषण को दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया अंतः परजीवी और एक बांट दिया क्या, बाह्य परजीवी। ठीक है, अंतः परजीवी कि वे सजीव, वे छोटे जीव जो शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे उनको तो लाभ होता है लेकिन मानव को इससे क्या होती है, हानि होती है। जैसे एस्केरिस, एस्केरिस यानी गोलकृमि। गोलकृमि आपने सब कभी सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए। वो बेटा पेट में नहीं होते, वो छोटी आंत में होते हैं, जिनको एस्केरिस या गोलकृमि कहा जाता है। अब ये कहाँ है बेटे, शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर जो भी मैंने कहा ना छोटी आंत में, और अभी हमने आपको पाचन बताया था पीछे कि भोजन की पूर्ण पाचन की क्रिया, जब उपापचय क्रिया बताई थी कि पूर्ण रूप से भोजन घुलनशील अवस्था में कहाँ बदलता, छोटी आंत में। उसी समय उस भोजन में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और जो ये एस्केरिस या गोलकृमि है, ये शरीर के अंदर, और ये भी कहाँ है, छोटी आंत के अंदर। वहां से क्या करता है, भोजन से पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है। इसके शरीर में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी। इससे एस्केरिस यानी गोलकृमि को तो लाभ हो गया, लेकिन मानव को क्या हो रही, हानि, क्योंकि उसके शरीर को उचित प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे। अब आते हैं, बात करते हैं बाह्य परजीवी की। अब मान लो अंतः परजीवी, इधर मैंने क्या कहा, एस्केरिस, कहते हैं क्या, गोलकृमि। इसके अलावा कुछ जीवाणु भी, जैसे आप टाइफाइड हो जाता है, सभी लोग जानते हैं टाइफाइड बुखार। अब जो टाइफाइड है मान लो किसके द्वारा हो रहा है, जीवाणु द्वारा। कौन सा जीवाणु, जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। बहुत से जीवाणु हैं, हम एक बता रहे हैं एग्जाम्पल को लेकर। टाइफाइड सब लोग जानते हैं नॉर्मली, इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, ये शरीर के अंदर है और अंदर रहकर मानव के शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। इससे इनको तो लाभ है, लेकिन मानव को हानि हो रही। मानव को क्या हो रहा है, रोग हो रहे, यानी उसको क्या हो रहा है, उसको टाइफाइड बुखार हो रहा है। आंतों में क्या आ रही है, उसके सूजन आ रही। टाइफाइड बेटा जो आंतों से संबंधित बुखार होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं, समझ लीजिए। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना आवास कहाँ पर बनाते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं वो छोटी आंत में बनाते हैं और वहीं से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे आंतों में जो होती है वो सूजन आ जाती है। इसीलिए आंत्र ज्वर भी कहते हैं, आंतों का बुखार भी कहते हैं। अब ये सब कहाँ, शरीर के अंदर ही तो हो रहा है, ठीक है। इन सभी को तो लाभ हो रहा है, लेकिन हानि किसको हो रही है, मानव को। अब देखिए क्या है, अब ये बाह्य परजीवी। कुछ ऐसे भी परजीवी हैं जो शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं
और मानव को हानि पहुंचाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, मच्छर हो गया, जू हो गए, जोंक हो गई, ये सब कैसे परजीवी हैं? ये सब बाहरी परजीवी हैं जो मानव पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। स्तनधारी जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है बेटा। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका पौधों में परजीविता। बेटा जो पौधों में परजीविता है, इसे देखिए, इसको हम आपको बाद में बताएंगे ये क्या होता है पोषण। पहले हम डिफाइन कर दे रहे हैं आपको परजीविता को। पौधों में जो बेटे परजीविता होती है, इस परजीविता को दो भागों में बांटा गया है। एक है जड़ों में परजीविता और एक बांट दिया गया है बेटे किसमें? तनु में। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूर्णतया अपनी जड़ों पर ही निर्भर रहते हैं या किसी दूसरे पौधे की जड़ पर निर्भर रहते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जड़ों में वो परजीवी कहलाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। दो प्रकार की होती है, एक होता है पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीविता, और एक होता है बेटा आंशिक, आंशिक जड़ परजीवी। यानी एक क्या हो, पूर्णता जड़ों पर परजीवी यानी पूर्णता जड़ों पर निर्भर रहने वाला, और एक क्या हो गया, आंशिक रूप से यानी अल्प रूप से जड़ों पर निर्भर रहने वाला। पहला कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूर्णतया जड़ों पर ही निर्भर रहते हैं और पूर्णतया उनसे ही अपना भोजन लेते हैं, आधार भी उन्हीं पर रखते हैं, उन्हीं पर स्थापित भी होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेटा पूर्ण जड़ परजीवी। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो है रेफ्लिशिया, वो है बेटा रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया ये बेटा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, जो रेफ्लिशिया है ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा पुष्प है। वजन इसका लगभग 14 kg होता है और ये बेटा जो पुष्प है ये पूर्णतया किस पर निर्भर रहता है? जड़ों पर। यानी इसकी ये जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों पर ये जो पुष्प है ये पूर्णतया इस पर क्या होता है? निर्भर रहता है। और डायरेक्ट पुष्प जो है, वैसे तो आप देखते होंगे पौधा, पौधे में तने, तनों में पत्तियां होती हैं, तब धीरे धीरे पोषक तत्व जो होते हैं जड़ों से ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पुष्प जो है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होता है? ये पूर्ण रूप से जो है वो निर्भर होता है किस पर बेटा? जड़ों पर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण जड़ परजीवी। अगला जो आता है वो है आंशिक जड़ परजीवी। यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो आंशिक रूप से, जो अल्प रूप से दूसरे पौधों की जड़ों पर निर्भर रहते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि चंदन। जो चंदन का पौधा है बेटा, जो इसकी ये जड़ें रेशेदारी होती हैं, ये जड़ें क्या करती हैं? जो आसपास दूसरे पौधे होते हैं इनकी जड़ों से चिपक जाती और इनकी जड़ों से चिपक कर इनसे आयंस का और साथ साथ जल का क्या करती हैं? अवशोषण। क्योंकि वैसे तो जड़ें नुकीली होती, लेकिन इन पौधों की जड़ें नुकीली ना होकर डंबल के आकार की होती, मुड़ी होती। इसीलिए इन पौधों की जो जड़ें होती, चंदन के पौधों की, वो जल का अवशोषण नहीं कर पाती। तो बेटा समझ में आया कि जो चंदन के पौधों की जड़ें होती हैं, इन पौधों की जड़ें कैसी हैं? नुकीली ना होकर इनके जो रोम होते हैं ये डंबल के शेप के होते हैं, ये कुछ मुड़े होते हैं। इसीलिए डायरेक्टली ये सीधे तौर पर ये मृदा से जल और आयनों को अवशोषित नहीं कर पाते। इसीलिए इन पौधों की जो जड़ें होती हैं अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों की जड़ों से चिपक जाती हैं, और उस समय जब वो पौधे जल और आयनों का अवशोषण कर रहे होते हैं तो ये उस समय उन पौधों की जड़ों से जल और आयनों का अवशोषण कर लेती हैं, एक तरीके से उनसे चुरा लेती। तो ये कैसे? यानी आधार तो स्वयं पौधों को दे रही, लेकिन भोजन यानी आयन और जल दूसरे पौधे से ले रही। तो
तो ये हुआ कैसा, आंशिक जड़ परजीवी, यानी जो अल्प रूप से अपने भोजन के लिए, जल के लिए दूसरे पौधे पर क्या है, निर्भर है। अब तो ये तो थी जड़ों में परजीविता। अब जानेंगे किसमें, तनों में परजीविता। तनों में परजीविता के लिए देखिए, आपने पढ़ी जड़ों में परजीविता, यानी पूर्ण जड़ परजीवी पढ़े, और आपने पढ़े आंशिक जड़ परजीवी। अगला जो आपका यहाँ पर होगा पौधों में परजीविता के क्रम में, वो होगा तनों में परजीविता। तनों में परजीविता के लिए देखिए, तनों में परजीविता के लिए देखिए, ये भी दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका पूर्ण तना परजीवी, और एक है आपका आंशिक तना परजीवी। बेटा आपका पूर्ण तना परजीवी, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं, जड़ें नहीं होती हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो वो पौधे किसी दूसरे पौधे के तनों पर निर्भर रहते हैं, तनों पर पाए जाते हैं, और उन पौधों के तनों से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अमरबेल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल, आपने नाम सुना होगा अमरबेल। अमरबेल क्या है, ये दूसरे पौधों के तनों पर, दूसरे पौधों के तनों पर निर्भर है। क्यों, क्योंकि अमरबेल में ना तो स्वयं की पत्तियां होती हैं और ना ही जड़ें होती, मतलब ये अपना भोजन नहीं बना सकती, और ना ही ये मृदा में स्थापित हो सकती, इसीलिए किसी दूसरे पौधे पर ये पाई जाती। अब देखिए ये जो अमरबेल है, अगर हम इसकी आंतरिक संरचना देखें बेटा, तो इसकी आंतरिक संरचना में जब हम देखते हैं तो इसमें ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये दांतनुमा संरचनाएं पाई जाती, नुकीली संरचनाएं। तो क्या होता है कि जब अमरबेल किसी दूसरे पौधे के तने पर होती है तो इनके जो एक कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, ये दूसरे पौधे के तनों में क्या होती हैं, अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और ये जो दांतनुमा संरचना है उस तने में उपस्थित पोषक तत्व जो हैं, उन पोषक तत्वों का क्या कर लेती हैं, अवशोषण, और अवशोषण करके अपने तने को पोषण प्राप्त करवा लेती हैं। यानी अब उनके तने को क्या मिल जाता है, पोषण मिल जाता है। ये एक रीजन है। अगर आप अमरबेल को उठाकर फेंक दो तो कुछ दिन बाद देखोगे वो श्रिंक को सिकुड़ जाएगी, वो मृत दिखने लगेगी। क्यों, क्योंकि अब उसको पोषण नहीं मिल रहा, मृदा से वो पोषण ले नहीं सकती। अगर उसी सिकुड़े हुए भाग को आप फिर से पौधे के तने पर डाल दो तो फिर से वो क्या होगी, फिर से वो जीवित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे उसको दूसरे पौधे का तना मिलेगा, वो तो निष्क्रिय हुई थी, डाल दिया दूसरे पौधे पर, तो उस तने पर इसके जो ये कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, ये संरचनाएं फिर से क्या होंगी, फिर से ये वृद्धि करेंगी, और वृद्धि करके उस तने पर स्थापित होकर उससे अपना भोजन प्राप्त करेंगी। इसीलिए तो नाम है इसका अमरबेल। ठीक है, अगला देखिए बेटा के, अगला है आंशिक तना परजीवी। आंशिक मतलब जो अल्प रूप से आधार के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आंशिक तना परजीवी। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विस्कम। अगर आपको विस्कम टफ लग रहा हो तो आप जानते हो, आप लौकी कद्दू के बारे में तो बिल्कुल ही जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये भी देखा होगा आपने बेल युक्त पौधे, और प्लस आपने ये भी देखा होगा ऐसे तो ये मिट्टी में भी हो सकते हैं, ऐसे सीधे तौर पर। आप कभी गांव गए होंगे या कभी भी देखा होगा कि इनके पौधे देखा होगा कि किसी आधार से लगाकर, मान लो यहाँ बोया गया, फिर कोई आधार है, उस आधार को मान लो कोई स्टिक, कोई डंडा हो गया, कोई खंभा हो गया, कुछ भी है,
तो यहाँ पर आप देखोगे कोई भी आधार, तो पौधा उगाएगा जैसे इसकी बेल बढ़ी। अब वो अगर बेल है तो सीधे तो वृद्धि कर नहीं सकती, वो नीचे ही जा सकती। ऊपर वृद्धि करने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? आधार की। तो उसके लिए कोई आधार देते हैं जब, तो उस आधार से वो चिपक कर ऊपर की ओर क्या करती? वृद्धि करती। और बेटा जब ये आधार से चिपकती तो आपने देखा होगा कि इनके तने में ऐसे ऐसे स्प्रिंग के जैसी कुछ संरचनाएं भी होती। इन स्प्रिंग के जैसी संरचनाओं को टेंडिल्स कहते हैं, प्रकलिकाएं कहते हैं। ये इन संरचनाओं के द्वारा उस आधार से क्या होती हैं? ऐसे जुड़ी रहती हैं और इनको उनमें मजबूती प्राप्त हो जाती है आधार से। तो अब ये केवल किस लिए हो रही? आधार के लिए। और जब आधार मिल जाता है तो आसानी से सूर्य का प्रकाश ले लेती हैं और भोजन बना लेती हैं। परजीविता यहाँ पर क्यों नाम दिया मैंने? आंशिक दिया इसलिए क्योंकि इनको स्वयं का आधार नहीं मिल रहा था, ये आधार के लिए दूसरे पर क्या थी? निर्भर थी। और दूसरे पर निर्भर रहना क्या कहलाती है? परजीविता कहलाती। हमने ये भी कहा था कि इसमें एक पक्ष को लाभ और एक को हानि होती। हाँ, लौकी को लाभ हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आधार मिल रहा, लेकिन जिससे वो आधार लिए उसमें भार के कारण वो जो आधार है, वो जो अक्ष है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो उस अक्ष को क्या होती है? हानि होती है। तो आई होप आप लोगों को परजीवी पोषण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जंतुओं में भी और पौधों में भी। आज का हम टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे और जो मृतोपजीविता है और आपकी जो सहजीविता है और प्राणी संभोजी हम अगले वीडियो में देंगे। बेटा आपने इतना सारा टॉपिक पढ़ा, आपको लग रहा है इतना सारा लिखना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जो भी आपके सामने टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा, कुछ हो सकता है आप देखने से समझ जाएं, तो उसके लिए इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ऐप पे और वेदाक्षी क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगी। तो आपको केवल इसमें समझना है बहुत अच्छे से। और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में उन प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम पर जब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आए तो उसमें कोई भी कमी ना हो। धन्यवाद।